नमस्कार। कला संवाद में मैं कुमुद दीवान आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में चारों पटों की गायकी को हम लें तो ख्याल की गायकी का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और है। ख्याल में घराने होते हैं यानी कि परिवार, और परिवारों में, घरानों में ग्वालियर घराने का अपना बहुत विशिष्ट स्थान है। इस घराने ने बहुत बड़े बड़े फनकार भारतीय शास्त्रीय संगीत को दिए हैं और बहुत फनकारों ने, बहुत कलाकारों ने ग्वालियर की गायकी में अपना स्वयं का नवाचार किया है, जिससे ये गायकी बहुत परिष्कृत हुई है। आज के कला संवाद के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो इसी ग्वालियर घराने से हैं, लेकिन वो अपना भी घर एक घराना रखते हैं। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री पंडित मधुप मुदगल जी की, जो ग्वालियर की गायकी भी गाते हैं और घरानों की गायकी भी वो जानते हैं। मधुप मुदगल भारतीय शास्त्रीय गायकों की सूची में शामिल कलाकार। मधुप मुदगल को उनके भजन और ख्याल गायकी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। उनके पिता प्रोफेसर विनय चंद्र मुदगल ने दिल्ली में गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना की थी। वो ग्वालियर घराने के जाने माने गायक थे। मधुप मुदगल साल 1995 से इस साल महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। साल 2006 में मधुप मुदगल को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। मधुप मुदगल ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमफिल किया है। मधुप मुदगल ने पंडित जसराज और कुमार गंधर्व जैसे दिग्गज गायकों से गायकी सीखी है। नमस्कार करती हूँ पंडित जी आपको। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आपका परिवार भारतवर्ष का कहना कि सांगीतिक परिवारों में देखा जाए तो नंबर 1 संगीत का परिवार गंधर्व महाविद्यालय का परिवार, और आपके पिताजी पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी की छत्र छाया में जो गंधर्व का यहाँ पे पनपना और एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह जहाँ कलाकारों का आवागमन कई वर्षों से लगा ही हुआ है, 5 दशक से हम देख रहे हैं, इसको जानते हैं। ऐसे माहौल में आप जन्मे और बचपन से ही तानपुरा पकड़ा दिया गया। ग्वालियर घराने की गायकी आपने अपने पिताश्री पंडित विनय चंद्र मौदगल्य जी से भी और ठकार जी से भी आपने ग्रहण की। मैं चाहूँगी आप ग्वालियर की गायकी पर टिप्पणी करें। देखिए, ग्वालियर घराने का इतना बड़ा योगदान है और वो इतने ऐसा बड़ा सागर है, जैसे उसमें पंडित विष्णु दिगंबर जी के विद्यार्थी पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी, पंडित विनायक राव पटवर्धन जी, पंडित नारायण राव व्यास जी, फिर उसी में पंडित शंकर राव पंडित जी, पूंछवाले साहब, ये सब ग्वालियर के होके भी सबके अलग अलग रंग हैं। एक ही टीचर से सीखे हुए तीनों विद्यार्थियों का रंग अलग है। तो ये खुद ही ये ग्वालियर की ही महिमा है कि आपको ऐसे फ्रीडम देती है। और उसके बाद पंडित देवधर जी की गायकी और उनके मार्गदर्शन में सीखा हुआ पंडित कुमार गंधर्व जी की गायकी, उनका तो बिल्कुल अलग वो नज़र, और उन्होंने तो इतनी सूक्ष्म दृष्टि से रागों को देखा, वो कुमार जी को मिला। एक लंबे समय आपने उनसे सीखा है और कुमार जी पर हम अब आगे चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि इतनी गायकी जो आपने आत्मसात की, ग्वालियर को हम एक तरह से उसका फाउंडेशन या न्यास माने और उसके साथ ही ग्रहण किया हुआ, और कला बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों का गांधर्व महाविद्यालय दिल्ली में पदार्पण होने से जो आपने ग्रहण किया प्रसाद, उससे जो बीजारोपण हुआ, उसकी एक छटा, एक छवि आप गाकर हमें बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ग्वालियर की एक पारंपरिक चीज़ आप शुरू में सुनाता हूँ, जो कल्याण में सब शुरू में सीखते हैं और बहुत सुंदर बंदिश है। बहुत सुंदर। अवगुण न कीजिए गुण सन, अवगुण न कीजिए गुण सन का जान, गुण के सार गुण गुण जान, गुण के सार अवगुण न कीजिए
वाह वाह पंडित जी, बहुत सुंदर आपने सुनाया और भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि ये पारंपरिक बंदिश जो प्रारंभ में शिष्यों को गला तैयार करने के लिए, सुरों का बीजारोपण करने के लिए आपके घराने में सिखाया जाता है। बहुत सुंदर आपने बताया। आपके घर में कहते हैं ना, एक बरगद के पेड़ के नीचे कोई पैदा हो जाए तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि विशाल बरगद है। यहाँ तो वट वृक्ष का पूरा वन था गांधर्व महाविद्यालय। आपके पिता श्री ठकार जी, साथ तमाम वहाँ फैकल्टी, आपकी माता जी भी इतना अच्छा संगीत जानती हुई, और जो लोगों का जो एक गांधर्व महाविद्यालय में देश के दिग्गज कलाकारों का आना जाना, उसमें जो ये बच्चा मधु पैदा हुआ, तो बचपन से ही सेवा शुश्रूषा लोगों की करते करते बेटा कुछ सुनाओ, तो क्या सुनाए ये बच्चा? मन में हमेशा एक पिपासा भी रहती होगी कि मैं सीख लूं, और डर भी लगा रहता होगा इनके सामने मैं क्या गाऊं। आपकी मनस्थिति हम समझते हैं, आप स्वयं बताइए ना पंडित जी। देखिए, मेरा तो सौभाग्य था कि ऐसे जगह में पैदा हुआ जी। मेरे को सब कुछ इतना सुंदर वातावरण मिला, संगीतमय वातावरण मिला। बचपन से ही बड़े बड़े कलाकार आते थे जी। हमारे घर में ही। आते थे बताइए? अरे नाम आपको लेके मतलब पूरी लिस्ट है। पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी आते थे, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी, नारायण अव्यास जी, पटवर्धन जी, यशराज जी, मल्लिकार्जुन जी, सब बड़े बड़े दिग्गज कलाकार। पंडित रविशंकर जी, अली अकबर खान साहब। अली अकबर खान साहब का एक किस्सा बताता हूँ। उनका कार्यक्रम खत्म हो गया, 3-4 घंटे चला, रात हो गई। सुबह अर्ली मॉर्निंग उनकी जोधपुर फ्लाइट थी। उन्होंने बोला आप कौन सोएगा, तो और बजाए उन्होंने 2-3 घंटे, सोए नहीं। क्या ऐसा वैसे दिन थे। क्या बात है। और वो कलाकार भी क्या थे। तो ये, और जो बड़े कलाकार आते थे वो कुछ ना कुछ सिखा के जाते थे। यही तो आपको प्रसाद में। तो मुझे ये एक जगह केवल सीखने में ऐसा नहीं होता है। तो मुझे ये बहुत सौभाग्य है कि मुझे अलग अलग घरानों की अलग अलग दिग्गज कलाकारों से मुझे सीखने को मिला। आप उनको कुछ सुनाने में कि जब कहते थे तुम कुछ सुनाओ, तो मतलब क्योंकि ऐसा एक कलाकार सामने बैठे हों जो भारतवर्ष के मूर्धन्य लेजेंडरी लिविंग लेजेंड्स थे, बताइए कैसा लगता? नहीं, वो तो तब खैर बहुत छोटा था जी जी जी, तब वो डर और पता नहीं था। डर तो बाद में लग रहा है जब समझ आया। और बाद में परिवार होते हुए भी पिताजी आपके इतने विद्वान संगीत के संगीताचार्य, लेकिन आपने देवास जाकर और पंडित कुमार गंधर्व के आप शिष्य बने, और उस परंपरा में ग्वालियर की ही परंपरा, लेकिन वो पूरी अलग सांगीतिक परंपरा जो कुमार गंधर्व जी की गायकी जो उन्होंने, जिसका स्तंभ उन्होंने खड़ा किया था, वो आपने एक लंबे समय ग्रहण किया। और शनै शनै आप अपने कहते हैं ना, कमिंग इनटू योर ओन स्किन यू बिकेम पंडित मधु मुद्गल, और देश के आप ख्याति प्राप्त कलाकार बने। वो कैसा एक अनुभव था? देखिए, उनसे सीखने का तो मैं भाग्यवान समझता हूँ कि उनसे मिल पाया, सुन पाया, सीख पाया, तो खैर पूछे मत, कितनी खुशी की बात जी। और जो उनसे जो राग का सूक्ष्म दर्शन हुआ है, ऐसे तो आते थे राग पहले भी, पर जो वो एक माइक्रोस्कोप के थ्रू जो एक राग देख के इतने नाजुक नज़र से जो राग बताते थे, उससे तो बिल्कुल ही दुनिया अलग राग का व्यक्तित्व तो देखते थे ना ये लोग तो। और वो, और आपको वो सरगम राग रूप देते थे, सिर्फ राग रूप दिया, बंदिश दी, और बंदिश भी पहले पुरानी वाली, अपनी वाली नहीं, जो खुद की तो पुरानी सिखाई। फिर वो कहते थे मतलब अपना बनाओ। पंडित कुमार गंधर्व ग्वालियर की गायकी गाते हुए भी अपना एक मुकाम, अपना एक पहचान बनाए। मालवा के लोग धुनों की बड़ी समावेश है उनके गाने में, साथ ही इतने अनंत अक्षोप राग, अनवट राग उनके जो बनाए हुए हैं, और बंदिशें स्वरचित। हम चाहेंगे कि उनकी बनाई हुई कोई रचना आप हमें सुनाएंगे।
देखो रे उत्तर फूल ना लगे, देखो रे उत्तर फूल ना लगे। देखिए रे गा रे सा मदने दा पर, एक ही लाइन में दोनों राग का समावेश बहुत सुंदर। फूल ना लगे रंग रंग छाए, ये मेरो मन भाए, देखो रे फूल ना लगे। अरे ये दूजो रे रंग मिल रे दूजो रे रंग मिल संजा केरी लाल, ये मेरो मन भाए, देखो रे फूल ना लगे, देखो रे। बहुत सुंदर पंडित जी। आज आप पंडित मधु मुद्गल जी से सिर्फ ग्वालियर की गायकी के विषय में नहीं, उनके गंधर्व महाविद्यालय में आने जाने वाले भारतवर्ष के अनन्य मूर्धन्य कलाकारों के विषय में संस्मरण जो सुन रहे हैं, वो अपने आप में पूरा संवाद है। हम जल्द ही लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कला संवाद में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका मैं स्वागत करती हूं, और आज हम संवाद कर रहे हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त कलाकार पद्मश्री पंडित मधु मुद्गल जी से। आप शायद सबसे उपयुक्त कलाकार हैं कि हम ये सवाल पूछें जो मैं पूछना चाह रही हूँ, एक भावी पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलेगा उससे। क्या ख्याल की गायकी को हम घरानों में सीमित रखें, या हम इतना उदार चरित्र रखें कि दूसरे घरानों की गायकी को भी हम समाविष्ट कर लें, बंदिशों को भी? देखिए, घराना शुरू में जी बहुत ज़रूरी है। आप एक ढंग से चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसकी जब दौड़ रहे हैं तो फिर उसके बाद तो बाग में कहीं भी जाएंगे ना। बाग में तो हर प्रकार के फूल हैं, तो हर फूल की खुशबू आएगी आपको जी। और अगर आप सक्षम कलाकार हैं तो आप पे असर होना ये नेचुरल है। तो दूसरे घरानों का इन्फ्लुएंस होना नेचुरल है, और अच्छा है, और अच्छा ही है बिल्कुल। कोई कला जगत ही तो आगे बढ़ता है, केवल एक जैसे चलने में तो नहीं होता ना। ये तो अच्छी बात है। और पर ये नहीं कि आप कॉपी करें, उसको अपना बनाएं, उसको एसिमिलेट करें। पंडित जी कि हम घर और घराने में भारतीय शास्त्रीय संगीत को ना बांधते हुए उसको भारतीय रहने दें। ये बिल्कुल ठीक है, सिर्फ संगीत रहने दें, राग संगीत रहने दें। और बंदिशें, जो पुरानी बंदिशें, राग रूप, वो है ज़रूरी जी जी। मैनरिज्म ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगी कि आप कुछ अपने पसंद का गाकर हमसे साझा करेंगे। तो जिन विलक्षण लोगों से आपने और भी बंदिशें सीखी हैं और प्रेरणा आपको मिलती रही है, वो किस तरह से आपकी गायकी में, आपके परफॉर्मेंसेस में, वो किस तरह से उसको आपने आत्मसात किया और उसको आप मंच पर निरंतर प्रस्तुत करते रहें। आपके कोई भी मंच के कार्यक्रम मैंने कई देखे हैं कि वो एक घराना, ये एक गायकी, एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहता है, और ये जो एक जिसको हम कहते हैं अमालगमेटेड गायकी, वो बहुत साधुवाद का पात्र है। पंडित जी, एक खमाज में आपको बंदिश सिखाता हूँ, सुनाता हूँ, पूछ वाले साहब जी से, मुझे बाला साहब जी से जी जी तराना है वो। दानी दी तन्ना दानी दी तन्ना दानी दानी दी दानी 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 दी तन्ना दानी तन्ना तदार तदार दानी ना देर देर ताने तो देर
सांचे सुरन को लगाए, सांचे सुरन को लगाए, सप्त सुर 3 ग्राम 21 मूर्छना गावो बजाओ तन दारे दारे दाने ना देर देर दाने दो देर दाने तन बहुत सुंदर। क्या ये रचना भी पूछवाले जी की बनाई हुई है? क्योंकि इसमें पूरा संगीत रत्नाकर ही समाविष्ट है। बहुत सुंदर सुंदर शब्द, बहुत इसका साहित्य उन्होंने बताया था। ये पुरानी चीज, बहुत पुरानी चीज रही होगी। देखिए हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के कैसे लोग रहे थे कि साहित्य भी इतना अच्छा जानते। शास्त्र पहले तो रत्नाकर जैसी चीज़, बृहदर्शी जैसी चीज़, और उसके सभी जो की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं कि उसके सब तमाम तत्व किस तरह से साहित्य में निचोड़ उस बंदिश में कमाल है। मतलब संगीत का निचोड़ सुनकर भी ऐसा गौरव होता है कि हम क्या, हमारा क्या परिपाटी और क्या एक हमारा एक ये जो विरासत है वो कितनी समृद्ध विरासत। देखिए राग और ताल आप देखेंगे सिर्फ भारत छोड़ के दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, केवल अपने भारत में ही है। तो और इतना कठिन साधना कि हमारे संगीतकार किसी भी संगीतकार के साथ बैठकर बिना रियाज के बजा लेते हैं, इसीलिए है। और देखिए सालों से चली आ रही है, कभी उतार चढ़ाव कुछ है, फिर भी टिका हुआ है। बिल्कुल, और वैसे ही चलेगा, शाश्वत रहेगा पंडित जी। बिल्कुल। मैं ये, क्योंकि आप एक गंधर्व महाविद्यालय जैसे बड़े विद्यालय से, संगीत के एक बड़े संस्थान से आप बतौर एक उनके प्रिंसिपल हैं, आप मार्गदर्शक हैं, कई शिष्य आपके यहाँ सीखते हैं और अनन्य विद्याएं सीखते हैं, शास्त्र भी सीखते हैं, संगीत भी सीखते हैं, तालवाद्य भी सीखते हैं। बहुत सारी गंधर्व का वाद्यविंद जो है वो बहुत सुंदर, देश का सबसे वन ऑफ द फाइनेस्ट वाद्यविंद जो मैंने कभी सुना है वो गंधर्व महाविद्यालय के बच्चे गाते हैं। भावी पीढ़ी के लिए शास्त्रीय संगीत की शिक्षा क्या देखते हैं आप कि भविष्य में ये शिक्षा की पद्धति बदलनी पड़ेगी? हमारी युवा पीढ़ी किस तरह से उससे आकर्षित है? हम, सरकार तो बहुत प्रयास करती है संरक्षण के, मैं जहाँ जाती हूँ मैं देखती हूँ कि सरकार का प्रयास बहुत है, लेकिन संरक्षक करने के लिए जिनको रखा जाता है क्या वो भी उतनी ही निष्ठा से, जितनी निष्ठा से सरकार अनुदान दे रही है, क्या उतनी निष्ठा से संरक्षण करने वाले अपना समय दे रहे हैं? कई बार इस पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। आप एक्चुअली हमारे टाइम इतने प्रेशर्स नहीं थे लाइफ में, समय बहुत होता था जी। एक दो तीन विलंबित 10-15 बंदिशें, इतने तो नॉर्मल होता था सीखने में। आजकल इनके पास इतना समय होता नहीं है, इतने प्रेशर्स होते हैं जी। फिर भी जो उसमें से करना चाहे उसके लिए तो सब कुछ है, यूट्यूब है, कहीं भी आप सब आपको मिल जाता है, लिखी हुई बंदिशें हैं, सीख सकते हो आप। ये करने वाले पे है, शांति से, पेशेंस से और जज्बे के साथ ये तब करें और पूरा मन लगा के, क्योंकि हमारी विद्या में इस कला में जल्दी नहीं हो सकती है। हाँ, जो पहले जैसे जितना टाइम लगता था उतना ही। कंप्यूटर आपको इसमें मदद नहीं कर सकता। नहीं। तो वो उसको पकने में, मनन करने में, आत्मसात करने में वो बहुत समय लगता है। और आपका एक राग को जैसे आप करो तो कम से कम, खैर बहुत सारी बंदिशें उसमें करिए, फिर उस राग के साथ रहना पड़ता है, उसको अपना बनाना पड़ता है, तब जाके गा सकते हैं। एक बार पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने हमें बताया था कि जब अन्नपूर्णा जी के पास जाते थे, जिनका हाल में ही देहांत हो गया, अन्नपूर्णा जी का देश की विदुषी कलाकार वो थी, वो उन्हें हर बार कहते थे कि बेटा हरि यमन बजाओ, और वो कहते थे कि मेरा इतना दुस्साहस नहीं था कि मैं कहता कि कुछ और बजाएं, क्योंकि वो कहती थी फिर कि अच्छा बेटा यमन में और क्या देखते हो। कितनी बड़ी बात थी वो, यमन में और क्या, पहले तो यमन ही इतना, कहते हैं ना वो मेन राग वही है जिसमें प्रशिक्षण बच्चों को प्रारंभ से हम देते हैं, और आप बजाएं तो क्लास, बजाएं तो कॉन्सर्ट, एक ऐसा राग है। तो उसमें आप नया क्या देखते हो? इसका मतलब है कि यमन में आप पूरा आकाश देखते हो, पूरा संगीत देखते हो। बहुत बड़ी बात है जी। पंडित जी, हम चाहेंगे
समय हो रहा है कला संवाद का, लेकिन हमारा मन नहीं भरा। कोई ऐसी ही अनूठी विशिष्ट रचना, क्योंकि आपको प्रसाद में बहुत कुछ मिला हुआ है, 56 भोग मिले हुए हैं, आप हमें कुछ अपने पिटारे से सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी, एक कुमार जी की रचना है भीम पलासी में, वो सुना देगा। धीम तन दरना तना धीम तानु धीम तन दरना तना धीम तानु धीम तन दरना धीम तन दरना धीम तन दरना तना धीम तानु धीम तन दरना तना धीम तानु अदार दानी तार दानी तान dir dir dere na dere dere na dara dim dara dim tana dere na tana dere na tana dere na tana dim tana dere na tana dim tana 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 तारे तारा तनना दिर दिर दरना 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 दर तान तन दारा दे दारा दे दारा दे तन दरना तना दीम तन दरना तना। बहुत सुंदर। और ये स्वयं रचित उनका तराना है, तो पारंपरिक तराने से भिन्न भी है और फिर भी रागदारी पूरी बढ़ती हुई बंदिश है। हाँ। राग एक ढंग से टूटता भी है उनके, फिर वापस आता है। जो उनका गायकी का जो एक अंग बन गया था, भिन्न अंग, उसको उन्होंने अपनी बंदिश में भी उतारा, और ये कलाकार की पराकाष्ठा होती है। पंडित जी आप आए, इसके लिए हम बहुत आपका आभार प्रकट कर रहे हैं, और कला संवाद को आज आपने बहुत बहुत बहुमूल्य रचनाएं आपने हमें सुनाई अपने पिटारे से, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मुझे भी बहुत खुशी है। और आप कला संवाद यूं ही देखते रहें, और आपको कैसा लगता है कला संवाद, अपनी बात आप हम तक पहुंचाते रहें, जिसके लिए हमारा ईमेल आईडी आप नोट करें, feedback-lstv@sansad.nic.in।